नमस्कार। वर्ण विचार भाग 2 में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे वर्णों की कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णमाला, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं कि वर्ण में जो पहला भेद है स्वर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वर की बात करने वाले हैं आज कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। ऋषभ स्वर, बोर्ड हमारा काफ़ी छोटा है इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है लिखने में। इसको मैं हर एक चीज़ को क्लियर नहीं कर पाती हूँ और बार बार रेज ही करना पड़ता है। आशा है आप हमारी इस प्रॉब्लम को समझते होंगे। तो पहला मैंने बताया आपको ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है वो है प्लुप्त स्वर। कौन कौन से स्वर बताए मैंने? फर्स्ट नंबर पे बताया ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे बताया मैंने प्लुप्त स्वर। ये 3 स्वर के भेद होते हैं। क्या है ये? भेद है, यानी कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है। अब ऋषभ स्वर ये कौन कौन से होते हैं? हमारे स्वर टोटल कितने होते हैं? 11। कितने हैं? 11। ठीक है ना। इसमें से 4 जो स्वर होते हैं वो होते हैं ऋषभ स्वर, जैसे कि अ, इ, उ और री। कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, री। ये हमारे ऋषभ स्वर हैं। कितने हो गए? 4 में से 11 में से हमारे जो 4 हमारे हो गए वो ऋषभ स्वर में आ गए। बाकी के बचे 7 जो कि हमारे इसमें आएंगे दीर्घ स्वर में। कौन कौन से बचे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए टोटल? 7। ये 4 हमारे ऋषभ स्वर हैं और ये हमारे 7 जो हैं बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे हैं दीर्घ स्वर। ठीक है। बाकी हमारा जो प्लुप्त स्वर है इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब इनको ऋषभ स्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऋषभ स्वर क्यों कहते हैं, ये 4 क्यों अलग है और ये 7 क्यों अलग है। ठीक है। ऋषभ स्वर इनको बोलते समय, यानी कि इनका जब साउंड क्रिएट होता है तब इनमें बहुत कम समय लगता है। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ऋषभ स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि ऋषभ जो स्वर हैं इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी स्वरों को इनकी मिलान से, यानी कि इनकी मिक्सअप से बनाया गया है। तो मूल जो स्वर हैं हमारे वो सिर्फ 4 ही हैं। अ, इ, उ, अ, इ, उ, री, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री ऋषि। ये 4 हमारे ऋषभ स्वर हैं जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। और इनको बोलते समय इनके उच्चारण में, यानी कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है इनके उच्चारण में। इसको मैं लिखूंगी नहीं, बोर्ड छोटा है, जरूरत नहीं है, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिर्फ हम ओरल ही बताएंगे कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इन्हें हम कहते हैं ऋषभ स्वर। ठीक है, जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि इनसे डबल समय, यानी कि ऋषभ स्वर से ज्यादा समय लगता है। अब जैसे ऋषभ स्वर को हम बोल के देखेंगे अ, इ, उ, री,
बिल्कुल इजीली बोल लिया, बहुत ही कम समय लगा। अब इनको बोल के देखते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगेन आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए इसमें इससे डबल समय लगा, यानी कि इनको बोलते समय अधिक समय लगता है। ऋषभ स्वर की अपेक्षा इनमें ज्यादा समय लगता है। इन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर, जो कितने हैं हमारे 7, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर आपने देखा है, प्लुप्त स्वर उसको बोलते हैं जिनमें पहले और यानी कि कम से कम 2 मात्राओं से ज्यादा, यानी कि 2 वर्ण मात्राओं से ज्यादा का समय जिसमें लगता है उसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। आपने जैसे कि ये है ओम, क्या है ओम। आपने देखा होगा कि आजकल जो हम ओम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, या तो ओम हमारा ये होता है ओम, या फिर होता है ये ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम किसको बोलते हैं? शिव शंकर जी को बोलते हैं ना, शंकर जी को। तो ओम जो होता है ओम, इसका उच्चारण जब हम करते हैं ओम ओम, तो इसके उच्चारण में जो हमारा ये जो साउंड है वो 2 या 3 मात्राओं के समान लगता है। किसी अब 2 या 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं 2 मात्राओं का समय बताया गया, कहीं कहीं 3 का बताया गया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लंबा खींच के जाते हैं। जैसे ओम ओम ओम, इस प्रकार से, तो वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए जिसमें 2 या 3 मात्राओं से ज्यादा का समय लगता है वो बोलते हैं ओम। हालांकि ये जो लिखने में है ना, अब लिखने में ये हमारा नहीं चलता है। हम कैसे लिखते हैं ओम? या तो ओम ऐसे लिखते हैं या ओम हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मात्राएं। क्या है? मात्राएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मात्राएं जो होती हैं वो स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन की मात्रा नहीं होती, परंतु इनको व्यंजन में लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, यानी कि नया जो शब्द बनता है वो व्यंजन में लगने पर बनता है। जैसे कि अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मात्राएं। टॉपिक काफी बड़ा है वर्ण विचार का, अगर हम इस पे डिस्कस करें तो हो सकता है हमारा 1 हफ्ता इसमें ही निकल जाए, बट हम शॉर्टकट में चलेंगे। जहां जितनी हमें ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट के लिए हम उस पर संक्षेप में चर्चा करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मात्राएं। तो मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की। स्वर की मात्राएं होती हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, ये व्यंजन में लगकर नया शब्द बनाती है, यानी कि स्वर की मात्रा ही व्यंजन में लगती है। और उच्चारण जब हम जिसकी मात्रा लगा देते हैं, यानी व्यंजन में जब स्वर की मात्रा लगती है तो उच्चारण हमारा किसका होता है? स्वर का होता है। कैसे होगा ये हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें हम अंग अहा को शामिल नहीं करेंगे। बचपन में जब हम स्वर और व्यंजन सीखते थे, यानी कि जब बचपन में जब हम वर्णमाला सीखते थे तो हमें अ से लेके अह तक लिखना सिखाया गया है। और आज भी जब यहाँ पे क्लासों में बच्चों को सिखाया जाता है तो अंग अ से लेके अह तक लिखना सिखाते हैं। वट स्वर हमारे स्वर 11 ही हैं, अंग और आहा अलग से हैं जो हमारी वर्णमाला में शामिल हैं, बट ये स्वर ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्वर और स्वर जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। कितने बताए थे हमने आपको? 11 बताए थे, ठीक है। अब इनकी मात्रा देख लीजिए। मात्रा हमारी 11 नहीं होगी, मात्रा हमारी सिर्फ 10 ही होगी।
यानी कि हमारे स्वर जो हैं वो तो 11 हैं, बट हमारी मात्राएं जो हैं वो 10 हैं। क्यों है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण के पिछले से यानी कि पीछे वाले हिस्से से लगती है, बाईं ओर से। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हिंदी बाईं ओर से लिखी जाती है, वैसे ही बाईं ओर से। और ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा आगे से दाहिनी ओर से लगाते हैं। ओ की मात्रा वर्ण के पैरों में इस तरह से लेटी हुई लगती है। ऊ की मात्रा उल्टी तरफ से लगती है। और री ऋषि की मात्रा वर्ण के चरणों में इस तरह से घुमावदार उल्टी सी की तरह लगती है। जैसे उल्टा सी बनाते हैं ना, जैसे सी होता है ना, सॉरी उल्टा क्यों, सी तो ऐसा ही बनता है ना, तो इस तरह से लगती है। ठीक है। फिर है ए की मात्रा। ए की मात्रा इस तरह से, सिर्फ एक मात्रा। ठीक है। आई की मात्रा 2 मात्राएं होती हैं। अब ओ की मात्रा एक डंडी के साथ यानी कि आ की मात्रा के साथ ऊपर, और औ की मात्रा एक डंडे के ऊपर 2 मात्राएं। ये देखिए, ए मात्रा और ए मात्रा लगभग एक सी दिख रही होगी आपको, बट इसमें नीचे लाइन नहीं है यानी कि डंडी नहीं है, इसमें डंडी है। तो अ की कोई मात्रा ना होने के यानी कि छोटा आ की कोई मात्रा ना होने के कारण इसमें कितनी मात्राएं हैं हमारी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी है? 10 है। ये बड़ा आ की मात्रा ई। हम इनको कैसे पढ़ेंगे? मात्राओं को कैसे पढ़ेंगे? अभी देखिए यहाँ पे तो हमने स्वर लिखे हुए हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है। बट इनकी मात्राओं को हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मात्रा मात्रा मात्रा, ऐसे नहीं पढ़ना है हमें। ना बड़ा आ की मात्रा ना छोटा आ की मात्रा, ऐसे भी नहीं पढ़ना है हमें। कैसे पढ़ना है? आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मात्राएं स्वर की होती हैं और लगती किस में है? वो व्यंजन में लगती है। और जब व्यंजन में लगती है तो वो स्वर की जो मात्रा लगी होती है ना, उसका उच्चारण होता है। देखिए ऐसे, अब ये मैंने व्यंजन लिख रही, मैं यहाँ पे व्यंजन लिख रही हूँ। हमें कितने व्यंजन चाहिए? यहाँ पे हमने 11 स्वर है ना, तो हम 11 ही व्यंजन लिखेंगे। सिर्फ एक व्यंजन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। का ले लिया, ये आपको पहली कक्षा दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता है 12 खड़ी के नाम से। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपको पहली दूसरी कक्षाओं में 12 खड़ी में पढ़ाया गया होगा। हो सकता आपने पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है ना। अब ये देखिए, मैंने सारे व्यंजन लिख लिए, इसमें मैंने सिर्फ एक ही व्यंजन लिया है। उसी प्रकार, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि और बाकी व्यंजनों में भी ये जिस प्रकार से लगते हैं उनको कैसे बोलाया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारे स्वर हैं, 11 हमने व्यंजन लिखे हैं। ठीक है। अब हम इनको मात्राओं के साथ साथ लगा के देखेंगे और फिर उनका उच्चारण करके देखेंगे। तो सबसे पहले है अ, क। इसमें हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा है ही नहीं इसकी। तो इसको जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम इसको बोलेंगे अ क, आ क, इ की, ई की, उ कु, री क्री, ए के, ऐ कै, ओ को, औ कौ। ये देखिए, क का की कु क्री के कै को कौ। ये हमारी मात्राओं लगने की वजह से जो हमारा व्यंजन था, उच्चारण किसका हो रहा है? हमारे स्वर का। यानी कि जिस स्वर की मात्रा उसमें लगी होगी, उच्चारण उसी यानी कि ध्वनि उसी की आएगी। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मात्रा लगाया। इसको अगर हम सिंपल में देखें तो इसी से फिर शब्द बनते हैं। कमल हो गया, काम हो गया, किताब,
कील, कुल, कूल, कूल मीन्स ठंडा, कुल यानी टोटल, क्री यानी कृषि या कृषक हो गया, कृषक मीन्स किसान, केला, कैसा, कोयल और कौन। ये देखिए मैंने शब्द भी बना दिए, कमल, काम, किताब, कील, कुल, कूल, कृषक, केला, कैसा, कोयल और कौन। कमल में कोई मात्रा नहीं है, सभी वर्ण बिना मात्रा के हैं। काम में आ की मात्रा लगने से काम, किताब, कील, कुल, कूल, कृषक, केला, कैसा, कोयल, कौन। ये वर्णों के उच्चारण जो हो रहे हैं यानी कि व्यंजन में जो मात्रा लगी हुई है वो मात्रा, वो जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है, स्वर की आ रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी व्यंजन होते हैं, मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि स्वर जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी और व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी और व्यंजन के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं और आसान होते हैं बोलने में, ठीक है ना। लेकिन जो व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, ये जितने भी व्यंजन हैं वो सभी बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, ना लिखे जा सकते। लिखने के लिए भी एक शर्त है, वो अगर हम स्वर रहित उनको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो हम क को स्वर के साथ लिखने की बात करते हैं। तो क जब हम बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं, अ के, यानी कि हर व्यंजन में अनार जो बिना मात्रा वाला है, चलिए इसका काम हो गया क्योंकि यहाँ इसको बेचारे को अलग रखा था ना, इसकी कोई मात्रा नहीं थी तो इसको बिना मात्रा के रखा था। तो अब इसको सबका सहायक बना दिया कि इसको सबकी हेल्प करनी है, यानी कि जितने भी व्यंजन हैं सभी में क्या लगा हुआ है, अब हम बोल सकते हैं क, ख, ग, यानी कि क, ख, ग हमें बोलने के लिए, लिखने के लिए किस व्यंजन की, किस स्वर की जरूरत पड़ी है, अनार की, इसकी जरूरत पड़ी है। बेचारा बिना मात्रा के था, उसको हमने इसका सहायक बना दिया। ठीक है, तो जितने भी ये व्यंजन हैं वो अ की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। अगर हम इसको बिना आ के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हलंत हमें लगाना पड़ेगा। का के नीचे, हा के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे, यानी कि सभी के नीचे। जब ये हलंत होगा इसका मतलब ये है कि ये बिना आ के लिखा गया है, इसमें ये स्वर नहीं है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अभी भी हम इसको बोल नहीं सकते, यानी कि बोलने के लिए हमें अ की जरूरत पड़ेगी, हा की जरूरत पड़ती है। यानी कि स्वर बिना स्वर जो हैं वो तो बिना किसी की मदद के बोले या लिखे जा सकते हैं, बट जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के लिखे नहीं जा सकते और बोले भी नहीं जा सकते। मतलब बोले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, लिखने के लिए उन्हें हलंत लगाना पड़ेगा। जब हम हलंत लगाएंगे तब ये साबित होता है कि वो बिना आके, यानी कि बिना स्वर के लिखा गया है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, या हम कह सकते हैं कि ये स्वर रहित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आधा है, यानी कि अगर इसमें आ का मिश्रण नहीं है, यानी कि आ को प्लस नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया, तो ये जो हमारा व्यंजन है क, ख, ग, जितने भी व्यंजन है वो हमारे अधूरे हैं, यानी कि आधा क के रूप में हमें उनको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम आधा क यूज करते हैं, आधा ख यूज करते हैं, आधा ग यूज करते हैं। जैसे ग्वाला, इसमें हम ग्वाला शब्द बना सकते हैं आधा गा में। ख में हम ख्याल शब्द बना सकते हैं आधा खा। क में क्योंकि या क्या, इस तरह से, जैसे जिसमें ये आधा का, आधा का, आधा खा, आधा गा ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये आधा है। तो अगर हम बिना आ के इसको लिखते हैं तो
तो या तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा या फिर हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो हलंत का मतलब ये है कि ये अभी अधूरा है, आधा है, आधा का है, आधा खा है, आधा गा है, जितने भी व्यंजन है वो इस तरह से है। और आ का मतलब ये है, आ स्वर का मतलब ये है कि ये स्वर सहित है, ये स्वर सहित है और ये स्वर के रहित है। आया बात समझ में? इसके अलावा जितने भी व्यंजन हैं वो सभी कैसे हैं? स्वर का सहारा लेके, यानी कि स्वर जो आ है उसके साथ बोला और लिखा जाता है। अगर हम उस बात करते हैं हम रा की, रा क्या है? व्यंजन है, रा जो है वो व्यंजन है, लेकिन इसकी मात्रा होती है, यानी कि व्यंजनों में आपको मैंने इसके पहले बताया है कि मात्राएं किसकी होती है? स्वर की होती है। लेकिन रा जो है वो व्यंजन होते हुए भी इसकी मात्रा होती है, यानी कि व्यंजनों में सिर्फ एक रा वर्ण ही ऐसा है जिसकी मात्रा होती है। जैसे कि ये मात्रा, ये और ये, इसकी मात्राएं इस प्रकार से अलग अलग शब्दों में और अलग अलग शर्तों पे लगाई जाती हैं। ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी रा के रूप में यूज कर लेते। मैंने बताया था ना कि अभी जी ये क्या है, ये री ऋषि की मात्रा है, तो इसमें रा का उच्चारण नहीं आएगा, इसमें री का उच्चारण होगा, इसमें री का उच्चारण होगा, इसलिए हम इसे रा की मात्रा में नहीं रखेंगे। री ऋषि वाली जो मात्रा है उसमें इसका उच्चारण के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, जहाँ पे री की जरूरत होगी वहां पर। तो आप ये ध्यान रखिए कि रा की जो मात्रा है वो ये है, ये है और ये है, ये नहीं है। री ऋषि वाली मात्रा इसमें शामिल नहीं होगी। तो रा जो है वो व्यंजन होते हुए भी इसकी मात्रा है, और इसकी जो मात्रा है वो इस प्रकार से है जिसको अलग अलग शर्तों पे अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने नोट किया होगा कि हम एक शब्द लिखते हैं हृदय। क्या लिखते हैं? हृदय। हृदय में अब वैसे तो अब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको लिखना कि आपको रा के और री वाली मात्रा का थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि ये जो है वो रा की मात्रा है। इसे अलग अलग शब्दों में अलग अलग शर्तों पे लगाते हैं कि कहाँ पे स्वर रहित वाले शब्द के पहले लगाना है या बाद में लगाना है। ठीक है ना। तो बात हमने री की भी की है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इस रा में ही इस री को भी शामिल कर लेते हैं कि ये रा की मात्रा है। तो ये रा की मात्रा नहीं है, ये री ऋषि की मात्रा है और इसका उच्चारण री से होता है। तो एक जो शब्द होता है हृदय, ये जो मोस्टली कहाँ लगता है? ये लगता है वर्ण के चरणों में, यानी कि वर्ण के नीचे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें लिखा क, तो ये कृषक लिखने के क्री का उच्चारण करके ये वर्ण के नीचे लगा है, क के नीचे। तो इसके हिसाब से इसमें भी इसको इसके नीचे लगना चाहिए। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है। हाँ में इसका जो स्थान है वो है ये ए, यानी कि ये हा का जहां से ये जोड़ हो रहा है, दूसरा जोड़ शुरू होने वाला है, वहां पे ये लगता है और इसका उच्चारण होता है ही, हरी, हरी। तो आप, क्योंकि ये क्या है? हृदय। अब आप कहोगे कि मैडम ये जो आपने रा के साथ हटाया है, तो अगर इसको हम रा के साथ रखते हैं, यानी कि रा की मात्रा के साथ ही अगर हम इसको रखते हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हृदय बोलेंगे ना, हृदय। लेकिन हृदय नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं हृदय, हृदय, यानी कि इसमें री की मात्रा का उच्चारण हुआ है। तो इसका स्थान भी मैंने आपको बताया कि इसका स्थान जो होता है वो अलग होता है और वर्णों की जगह पर, और इसकी जो उच्चारण होता है हृदय, इसीलिए हम इसको हृदय बोलते हैं, हृदय नहीं बोलते हैं। तो आपको री ऋषि की मात्रा का जो हमने हा में बताया है, इसका फर्क ये है कि ये जो री ऋषि की मात्रा है वो रा की मात्रा में शामिल नहीं है। ठीक है ना। उसी प्रकार से राग में री ऋषि की मात्रा का यूज नहीं होता है, क्योंकि री की मात्रा जो लगती है वो पैरों में लगती है और रा में यहाँ पे इसकी जगह नहीं है। इसकी जगह मात्रा लगाने के लिए या तो साइड में है या फिर यहाँ है।
तो ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा बीच में है, और जो छोटा आ की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए जगह ये है। और अगर हम रा की बड़ा आ वाली मात्रा लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। तो री ऋषि की मात्रा इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, यानी कि री ऋषि की मात्रा रा में नहीं लगती है। अगर हमें री का उच्चारण करना है, अगर हमें री का उच्चारण करना है रा में, तो हम या तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे या फिर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि इसमें हम शब्द बना सकते हैं, छोटी ई में रिलीफ बना दिया हमने, रिलीफ, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा में री। इस तरह से शब्द बन सकते हैं। वट इसमें री ऋषि की मात्रा नहीं लगेगी, हा में मात्रा लगेगी री ऋषि की, उसकी मात्रा यहाँ लगेगी, और इसका उच्चारण हृदय होगा, हृदय नहीं होगा। रा की मात्रा में इसको री ऋषि की मात्रा को शामिल नहीं करना है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखना। बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको इसमें काउंट कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। रा की मात्रा ओनली ये 3 है, ये वाली, और इनका स्थान शब्दों में के शर्तों के अनुसार से लगेगा, जो कि जरूरत के हिसाब से मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। ठीक है, आ जाता है ऊ। ऊ के बारे में मुझे आपको बताना, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। ठीक है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, इसकी मात्रा कैसी होती है? छोटा ऊ किस तरह से लेटी हुई होती है और बड़ा ऊ की मात्रा उल्टी होती है। तो इसे जब हम रा में लगाते हैं तो सभी मात्राएं कहाँ लगती हैं? सभी मात्राओं का व्यंजनों में लगने के लिए अलग अलग स्थान निश्चित हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा हमारे शब्द के शुरू होने से पहले यानी कि बाईं ओर से लगेगी। बड़ी ई की मात्रा शब्द कंप्लीट यानी कि वर्ण लिखने के बाद दाहिनी ओर से लगाई जाएगी। छोटा ऊ की मात्रा लेटी हुई पैरों में यानी कि वर्ण के नीचे से लगती है, ये उल्टी लगती है। सभी मात्राओं के अलग अलग स्थान हैं। वट जो रा के में है, रा में जो छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है, बाकी सब जगह पे क्या है, इसमें भी इसमें जो आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, इसके स्थान वही है, सेम है। बट जो उ और ऊ, मैं सिर्फ छोटा ऊ बड़ा ऊ की बात कर रही हूँ, इनकी जो स्थान है रा में, वो कहाँ है? पेट में, यानी कि उसके बीच में, यहाँ सेंटर में लगाया जाता है। और इसकी एक पहचान है, ये जो मात्रा है छोटा ऊ की मात्रा है, इसमें कोई भी निशान नहीं होता, सिर्फ ये नीचे की तरफ झुकाव होते हुए बीच से निकलते हुए, इस तरह से ये छोटा ऊ की मात्रा है। और रा में अगर हम इस तरह से गोल जो निशान देखते हैं, गोल जो घूंटी सी बनी होती है और फिर ये रुकी होती है, वो होती है बड़ा ऊ की मात्रा। और इसे उच्चारण के साथ हम लगाते हैं। जैसे रुपया, हमें लिखना है रुपया, तो रुपया हमने रा का उच्चारण कैसे किया है? बिल्कुल लाइट, यानी कि छोटे स्वर में, यानी कि उसका जो साउंड था वो लो था। तो क्या इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, रुपया। ठीक है, फिर है रूप, तो रूप हम उसको थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तब लिखा जाएगा रूप। आप एक बार ध्यान रखिए कि जितनी भी मात्राएं जो छोटे वाली होती हैं, यानी कि छोटा ऊ, छोटी ई, ये इनका सुर जो होता है वो थोड़ा सा धीमा होता है। जैसे ई, उ, ए, अ, इस तरह से। और जो बड़ी की मात्राएं होती हैं, जैसे आ, ई, ऊ, इनका जो साउंड होता है वो लाउड होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो उसी प्रकार से जब शब्दों में हम शब्द को लिखते हैं तो शब्दों को उच्चारण के साथ लिखना चाहिए, ताकि जिसके जो मात्रा की उसमें ज़रूरत है हम उसी मात्रा को यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमने छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा के बारे में बताया, ये हमने आपको रा की मात्रा में बताया। ठीक है, वर्णों के इस विषय को मैं यही विराम देती हूँ। अगली वीडियो में आगे की वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अंग, अह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन। जितने भी हमारे व्यंजन रह गए हैं, अंग, अह रह गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अभी मैं इस अपने वीडियो को, यानी कि इस अपने काम को, इस चैप्टर को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।